सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स, सिर्फ ओवरव्यू इसमें कर लेते हैं और एक लेक्चर अलग से बना के उसमें अब टेस्ट वगैरह कर लेंगे, टेस्ट सोल्व कर लेंगे, क्वेश्चंस कर लेंगे जो भी आने वाले हैं। सिस्टम ऑफ पार्टिकल में देखो बच्चों क्या करेंगे, सबसे पहले हम बात करते हैं सेंटर ऑफ मास की। सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ मास में क्या होता है कि कोई भी सिस्टम बहुत सारे पार्टिकल से मिलकर बना है, सबका अपना अपना मास हो सकता है, किसी का m1 माने हम, किसी का m2 और किसी का mn। अगर हम सपोज कर ले कि सारा मास एक जगह कंसंट्रेट हो गया, और कहाँ पर वो सपोज कर सकते हैं हम, वो पॉइंट आपका सेंटर ऑफ मास रहेगा। ये हाइपोथेटिकल पॉइंट है, रियल में ऐसा पॉसिबल नहीं है कि सारा मास एक जगह इकट्ठा हो जाए। अब अगर सिर्फ एक ऐसी बॉडी जिसके पास सिर्फ दो ही पार्टिकल हो, एक का मास m1 एक का मास m2, तो वहाँ पर अगर हमें सेंटर ऑफ मास ढूंढना है कि कहाँ पर है, तो उसका फॉर्मूला क्या रहेगा हमारे पास, m1r1 प्लस m2r2 डिवाइड बाई m1 प्लस m2 RCM। ये कहाँ से होता है, ये रिजिड बॉडी इसके बाहर को मूव कर रही है, एक रिजिड बॉडी है वो इसके बाहर को घूम रही है, तो ये RCM जो बता रहे हो ना आप, सेंटर ऑफ मास से लेकर उस एक्सिस तक का डिस्टेंस है, रोटेशनल एक्सिस बोलते हैं इसको हम। और इस सेंटर ऑफ मास के अंदर को जो लाइन निकल जाए उसको सेंट्रल एक्सिस बोलते हैं, सेंट्रल एक्सिस, इसको रोटेशनल एक्सिस। और RCM का फॉर्मूला क्या रहेगा, m1r1 m2r2 डिवाइड बाई m1 प्लस m2। और पार्टिकल बहुत सारे हो तो प्लस mn तक चले जाएंगे। बट पेपर में जो एयरफोर्स में ज़्यादातर क्वेश्चन पूछे गए हैं वो वेलोसिटी से रिलेटेड पूछ लिए गए। सेंटर ऑफ मास अगर नॉर्मली बोला जाए तो RCM, अगर वेलोसिटी का सेंटर पूछा जाए। हमारे चैनल द मेंटर को सब्सक्राइब करें और न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। जब तक चलेगी तब तक देखते हैं। तो वेलोसिटी का सेंटर ऑफ मास क्या आएगा, m1v1 m2v2 प्लस m1 बाई m1 प्लस m2। ये तो रहा सेंटर ऑफ मास। अब अगर हम थोड़ा आगे बढ़े इससे, तो हम बात कर लेते हैं टॉर्क की। टॉर्क का फॉर्मूला हमेशा रहेगा R क्रॉस F, और टॉर्क को RF साइन थीटा लिख सकते हैं। टॉर्क है क्या, किसी भी बॉडी के ऊपर अपोजिट एंड्स पर टू इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगाई जाए तो दैट बॉडी विल ट्राई टू रोटेट, दिस टेंडेंसी टू रोटेट द बॉडी इज कॉल्ड टॉर्क। क्या रहेगा, RF साइन थीटा। क्वेश्चन है कि टॉर्क कब जीरो होगा, दिख रहा साफ साफ, जब R जीरो होगा तब F जीरो होगा, या तब थीटा, इनमें से कोई एक चीज़ होगी जब टॉर्क जीरो होगा। यानी टॉर्क मिनिमम कब लगता है, एंगल की बात चल रही हो तो 0 डिग्री पर। टॉर्क मैक्सिमम कब होता है, 90 डिग्री पर। ये छोटे छोटे क्वेश्चन है जो आपको ध्यान रखने। ओके, टॉर्क की बात समझ में आ गई। अब क्रॉस प्रोडक्ट तो आती है हमें। अगर क्रॉस प्रोडक्ट की बात करें हम, तो आपने कहा कि टॉर्क क्या आ गया, R क्रॉस F। एग्जाम में फोर्स दिया मिलेगा आपको 3I प्लस 2J प्लस 5K, और R भी दिया मिलेगा -3I माइनस 4J प्लस K। आपसे पूछा जाएगा टॉर्क बताओ क्या आएगा। तो आपको क्या करना है, क्रॉस प्रोडक्ट करना है। क्रॉस प्रोडक्ट डिटरमिनेंट मेथड IJK, यही होना चाहिए। बट ध्यान क्या रखना आपको, R पहले लिखोगे, बस यही ध्यान रखना है। इस बात से फर्क पड़ता है
ये आपने आर पहले लिखा या एफ पहले लिखा, तो आपको क्या करना है, आर पहले लिखना है। आर पहले लिखो, आगे सोल्व करना था सभी को, आई कैप माइनस जे कैप और फिर के कैप, आंसर निकाल लेना। ओके, कर दोगे। ये भी हो सकता है कि सिर्फ एक्स कंपोनेंट बोल रखा हो निकालो, या वाई कंपोनेंट या जेड कंपोनेंट। अगर ये थोड़ा शॉर्ट करना चाहिए तो एक्स वाई जेड में से कोई एक कंपोनेंट बोल देंगे आपको, ये फाइंड आउट करो। तो एक तरीका यही है, इसको सॉल्व कर लो। आई के साथ जो है वो टाउ एक्स है, जे के साथ जो है टाउ वाई है, बट आप डायरेक्ट भी कर सकते हो इसको। कैसे, देखो इसका तरीका ये है, एफ माइनस एफ, एफ माइनस एफ माइनस एफ। क्या करो, एक्स है तो इसमें एक्स नहीं आएगा, ध्यान रखना, एक्स कंपोनेंट में एक्स नहीं आता। क्या आएगा, वाई और जेड, तो वाई और जेड, जेड और वाई। सुन रहे हैं, वाई कंपोनेंट पूछ रखा है, इसमें वाई नहीं आएगा, क्या आएगा, एक्स और जेड। तो वाई के बाद क्या आता है, जेड एक्स एक्स जेड। जेड के बाद क्या आता है, एक्स वाई वाई एक्स। समझ रहे हैं, या दिक्कत कुछ? तो इस तरीके से आप डायरेक्ट कंपोनेंट भी आप निकाल सकते हो अगर निकालना चाहो तो। ओके, टॉर्क के बाद एंगुलर मोमेंटम की बात करते हैं हम। किसकी बात करते हैं, एंगुलर मोमेंटम की। एल क्रॉस इक्वल टू आर क्रॉस पी। देख लो ध्यान से, कंपेयर भी कर लो। ऊपर टॉर्क है, नीचे एंगुलर मोमेंटम है, आर क्रॉस पी। टॉर्क इज इक्वल टू डी एल बाई डी टी। ये कुछ है फॉर्मूले, डायरेक्ट भी पूछ लेंगे, तो ये आपको याद रहे। कपल, दो फोर्स लगे इक्वल और अपोजिट डायरेक्शन में लगे, उसको कपल कह देते हैं। कपल लगता है तभी टॉर्क लगता है। और ऊपर है टॉर्क, एंगुलर मोमेंटम और रिलेशनशिप। अब हम एक काम करते हैं, जो क्वेश्चंस नॉर्मली पूछाते रिलेशंस के, वो रिलेशंस कैसे करें। एक टेबल बना रहा हूँ, उसी सारे रिलेशन हो जाएंगे आपके। क्या कहता है टेबल में, एक जगह मैं लिखता हूँ लीनियर मोशन, या आप बोल दो ट्रांसलेशनल मोशन। दूसरी जगह लिख रहा हूँ मैं रोटेशनल मोशन, या आप बोल दो सर्कुलर मोशन। दोनों कंपेयर कर लेना, बहुत सारे फॉर्मूले तो वैसे आ जाएंगे। कोई रिलेशंस का क्वेश्चन आ गया तो यहाँ से सोल्व हो जाएगा आपका। जैसे ट्रांसलेशनल के बहुत सारे फॉर्मूले आपको पता है। लीनियर डिस्प्लेसमेंट अगर लिखना हो आपको तो आप एक्स से लिखते हो, और रोटेशनल मोशन लिखना हो तो आपको एंगुलर मोशन बोल देते हो उसको, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। इसको किससे लिखते हो आप, थीटा से। ठीक है। लीनियर वेलोसिटी लिखनी है आपको तो वी लिख सकते हो आप। एंगुलर वेलोसिटी लिखनी है आपको तो ओमेगा लिखना पड़ेगा। तो वी की जगह क्या आता है, ओमेगा। लीनियर एक्सेलेरेशन है तो आपके पास ए, एंगुलर एक्सेलेरेशन है तो आपके पास है अल्फा। और यहाँ पर अगर मैं मास की बात करूँ, एम, मास के एनालोगस होता है वो इनर्शिया होता है। कौन सा इनर्शिया, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, इसको आई लिखते हैं हम। अगर मैं इस साइड फोर्स लिखता हूँ तो इस भाषा में इसको क्या कहते हैं, टॉर्क कहते हैं। ये बात याद रह जाएगी। तो इसके जो फॉर्मूले होंगे उसके फॉर्मूले वैसे ही होंगे। देखना कैसे, वी का फॉर्मूला क्या होता है, डी एक्स बाई डी टी। तो देखो ओमेगा का फॉर्मूला क्या होगा, डी एक्स है, एक्स की जगह क्या रखना चाहिए, थीटा, तो डी थीटा बाई डी टी। एक्सेलेरेशन का फॉर्मूला डी वी बाई डी टी, तो एक्सेलेरेशन की जगह क्या रख दिया आपने, अल्फा, तो अल्फा का फॉर्मूला क्या होगा, डी ओमेगा बाई डी टी। गुड। वी की जगह क्या रख सकते हैं हम, ओमेगा रख सकते हो। एम का फॉर्मूला यहाँ लिख लो भाई, एम आर स्क्वेयर।
आई का फॉर्मूला क्या होता है, एम आर स्क्वेयर। अब ये तो अलग रिलेशनशिप भी है। फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, एम ए। तो फोर्स की जगह क्या रख दिया आपने, टॉर्क। तो मास की जगह क्या रखेंगे, आई, और ए की जगह क्या रखेंगे, अल्फा। ए की जगह रखेंगे अल्फा। समझ आया? इसमें एक फॉर्मूला होता है आपका फोर्स इज इक्वल टू डी पी बाई डी टी। तो इसमें क्या फॉर्मूला होगा, फोर्स की जगह क्या रखें, टॉर्क, पी की जगह क्या रखें, एल। या लिख भी लो कहीं पर भी मोमेंटम, पी की जगह एंगुलर मोमेंटम लिखते हैं हम, एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम मतलब एल। तो इसी तरह कोई फॉर्मूला आपको बनाना है, मान लो काइनेटिक एनर्जी पता करना आपको क्या है, तो यहाँ तो पता ही आपको हाफ एम स्क्वायर, तो यहाँ क्या हो जाएगी, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। गेटिंग नोट? ठीक है। तो मैंने कुछ एक फॉर्मूले लिखे, आप कितने बना लो इससे। इक्वेशन ऑफ मोशन v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, यहाँ v की जगह ओमेगा, u की जगह ओमेगा नोट लिख देते हैं बेटा हम, बाकी तो बताइए आपको अल्फा टी। तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन ऐसे ही बना सकते हो आप। और कोई फॉर्मूले की जरूरत पड़े तो कितने फॉर्मूले इसके बना लो, इसको देख देख के कंपैरिजन में। अब बात आती है इनका आपस में भी कुछ रिलेशनशिप है क्या, लीनियर का और एंगुलर का। हाँ, लीनियर इज इक्वल टू आर इंटू एंगुलर, ऐसे याद रखो, लीनियर इज इक्वल टू आर इंटू एंगुलर। यहाँ भी लीनियर इज इक्वल टू आर इंटू एंगुलर, लीनियर इज इक्वल टू आर इंटू एंगुलर। समझ रहा है? ये रिलेशन आपस में। मोमेंटम का इसका थोड़ा सा उल्टा रिलेशनशिप है, एल इज इक्वल टू आर क्रॉस पी, यानी एंगुलर इज इक्वल टू आर इंटू लीनियर। वहाँ क्या था, लीनियर इज इक्वल टू आर इंटू एंगुलर। फोर्स के केस में भी ऐसा ही है, एंगुलर इज इक्वल टू आर इंटू लीनियर। ये दो फॉर्मूले पहले हमने पढ़ भी लिए हुए थोड़ी देर पहले। बाकी ये फॉर्मूला यहाँ से बनी गया, देखो टॉर्क इज इक्वल टू आई एल्फा। ऐसे ऐसे फॉर्मूले हैं, आपको थोड़े पता होना चाहिए, डायमेंशंस में और काम आ जाते हैं। दो थ्योरम आपके पास, एक तो परपेंडिकुलर थ्योरम, वो ये कहती है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालो आप जेड एक्सिस का, एक्स और वाई के मोमेंट ऑफ इनर्शिया के जोड़ के बराबर होता है ये। मतलब दो एक्सिस का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, दो एक्सिस का मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो आपस में परपेंडिकुलर है, थर्ड एक्सिस के मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बराबर आएगा जो इन दोनों के परपेंडिकुलर है। गेटिंग? तो सिर्फ ये याद रखो, आई जेड इक्वल टू आई एक्स प्लस आई वाई, परपेंडिकुलर थ्योरम बोलते हैं इसको। सारा वो इम्पोर्टेंट वाला पार्ट करवाया जा रहा है, सिर्फ जिस पे मैं ज़्यादा फोकस करना है इस पे। अब टाइम भी वही रह गया है, सिर्फ इन्हीं बातों पर फोकस करो। अब पैरेलल और करो, पैरेलल थ्योरम ये कहता है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताओ एक ऐसी एक्सिस का जो सेंट्रल एक्सिस के पैरेलल है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताओ एक ऐसी एक्सिस का जो सेंट्रल एक्सिस के पैरेलल है। तो हम कहेंगे सेंट्रल एक्सिस का मोमेंट ऑफ इनर्शिया प्लस टोटल मास इनटू इन दोनों एक्सिस में डिस्टेंस कितना है। मान लो h है तो mh स्क्वायर। ये रिजिड बॉडी है, ये सेंटर ऑफ मास है, यहाँ से जो एक्सिस जाएगी उसको क्या कहेंगे, सेंट्रल एक्सिस। ये कौन सी है, रोटेशनल एक्सिस। आपको एक और एक्सिस दी गई, ये इसके पैरेलल है। ये बोला गया कि h डिस्टेंस दूर है सेंट्रल एक्सिस से, बताओ इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना है। तो ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस का है, कितना होगा, जो इसका होगा आई सी प्लस इनके बीच का डिस्टेंस कितना है, एच स्क्वायर इंटू एम। गेटिंग? यूज नहीं देखना अभी इसका, कहीं आप यूज देखने लग जाओ, है इसके यूज ज़बरदस्त, बट दिस इज नॉट द टाइम। वो जब रेगुलर
कंप्लीट बैच होते हैं तब हम वो मेहनत करते हैं। अब तो हम सिर्फ उस पर फोकस करें जो ज़्यादा चांस है एग्जाम में वो पूछेगा हमसे, ठीक है। स्मार्ट वर्क करो थोड़े दिन। तो दो थ्योरम, पहली आई जेड इजिकल टू आई एक्स प्लस आई वाई, दूसरी आई इजिकल टू आई सी प्लस एम एच स्क्वेयर। अब जितनी भी चीज़ें हमारे पास, रिंग है, डिस्क है, सिलेंडर है, स्फीयर है, इन सारों के मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो पता करना है ना, वो इन्हीं पे बेस्ड है। एक बात आपसे पूछ रहा हूँ मैं, ये बता दो मुझे, रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है? एग्जाम आने वाले हैं, पता होना चाहिए। तो रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया का क्या होता है जब सेंट्रल एक्सिस के थ्रू जाए वो? वैसे रिंग है किसी के पास? निकाल दो। रिंग है, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कुछ भी हो, मान लो आई है, ये जो एक्सिस दिखा रहा हूँ मैं, ये कहाँ से होती जा रही? सेंटर से होती जा रही है, और इस प्लेन के क्या है? परपेंडिकुलर है। तो सेंटर से होती भी जा रही है, परपेंडिकुलर भी है, तो हम कहेंगे सेंट्रल एक्सिस है बट परपेंडिकुलर टू द प्लेन। ये एक्सिस कौन सी है? सेंटर से होती जा रही है भी, बट डायमीटर के पैरेलल है या अलोंग डायमीटर। ये अगेन सेम डायमीटर, तो इसको तो बोल देते हैं आई डी। क्या बोलते हैं? आई डी। इसको क्या बोलते हैं? आई डी। इसको क्या बोलते हैं? आई सी। मान लेते हैं हम ये आई सी है ठीक है, और हमें ये बताना है कितना है, तो हम क्या कहेंगे? आई डी प्लस आई डी। देखो आई एक्स प्लस आई वाई, कुछ समझ रहे हो? आई एक्स एक्स एक्सिस प्लस आई वाई वाई एक्सिस इज इक्वल टू आई जेड होना चाहिए। कौन सा थ्योरम है ये? परपेंडिकुलर थ्योरम। एक बार समझ लो, उसके बाद तुम्हें कुछ एक फॉर्मूले याद करने पड़ेंगे, बाकी तो सारे आप स्पीड से निकाल दोगे, 2 सेकंड 3 सेकंड 4 सेकंड में। समझने में कितना टाइम लगे आपको? आई सी सॉरी आई डी प्लस आई डी, आई एक्स और आई वाई दोनों आई डी है, आई डी प्लस आई डी इज इक्वल टू आई सी। तो बताओ आई डी कितना आएगा? आई डी हमेशा आई सी बाई 2 आएगा, कोई दिक्कत नहीं इस बात का। आई सी क्या है? परपेंडिकुलर टू प्लेन। आई डी क्या है? अलोंग डायमीटर। इतनी बात समझ में आ किसी को? अब देखो आगे क्वेश्चन ये है कि टेंजेंट के थ्रू आपको बताना मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना है, ऐसे टेंजेंट के थ्रू। बट ये टेंजेंट क्या है? प्लेन के परपेंडिकुलर, प्लेन के और इस आई सी के पैरेलल, और बीच में डिस्टेंस कितना है? एच आर हुआ इसके बीच में, और इस टेंजेंट के बीच में, दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना है? एच। तो फॉर्मूला कौन सा लगना चाहिए? आई सी प्लस एम एच स्क्वायर। समझ रहे हैं? तो अगर मुझे टेंजेंट का निकालना हो, टेंजेंट कौन सा? परपेंडिकुलर। टेंजेंट कौन सा? परपेंडिकुलर टू प्लेन। तो हम क्या कहेंगे? जो हमारा आंसर आया था आई सी, उसमें क्या जोड़ देंगे? एम आर स्क्वायर। समझ रहा नहीं आ रहा है या कोई दिक्कत? अब अगर हमें टेंजेंट निकालना है बट अलोंग डायमीटर, देखो ये भी तो टेंजेंट है बट क्या है? अलोंग डायमीटर, पैरेलल टू डायमीटर। तो ये क्या था? आई डी प्लस एम एच स्क्वायर यानी एम आर स्क्वायर। तो क्या आएगा? आई डी प्लस एम आर स्क्वायर। समझ रहा क्या? ये क्या है? सेंट्रल एक्सिस। ये क्या है? डायमीटर। जो सेंट्रल एक्सिस का आंसर होगा डायमीटर का क्या होगा? आधा, वैसे याद रह जाएगा मैं। और जो सेंट्रल एक्सिस का होगा ये क्या होगा? प्लस एम आर स्क्वायर। जो डायमीटर का होगा वो क्या होगा? प्लस एम आर स्क्वायर। समझ रहा नहीं आ रहा है या दिक्कत आ रही है? आ गया? और कोई पॉसिबिलिटी है? और कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, ठीक है, कोई दिक्कत? ओके, तो आपको यही करना है। एक बार रोक करो, इसको पॉज करना, 1 मिनट रुको। देखो क्या करना है, सबसे पहले सिर्फ रिंग की बात करें हम। अगर हमारे पास रिंग है तो रिंग का सिंपल फॉर्मूला क्या था हमारा? वैसे भी एम आर स्क्वायर। तो रिंग का यही है, सेंट्रल एक्सिस का एम आर स्क्वायर।
अब अगर रिंग का एम आर स्क्वायर है तो बताओ डायमीटर कितना हुआ, हाफ एम आर स्क्वायर। स्पीड से हो जाएगा ना, एक याद कर लिया हमने, रिंग का कितना है एम आर स्क्वायर सेंट्रल एक्सिस, तो डायमीटर का आधा होता है तो हाफ एम आर स्क्वायर। टेंजेंट और बट परपेंडिकुलर, टेंजेंट बट परपेंडिकुलर, तो इसके प्लस एम आर स्क्वायर, आईसी के प्लस एम आर स्क्वायर, तो आईसी क्या था एम आर स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा 2 एम आर स्क्वायर। और अगर ऐसे टेंजेंट है लाइक दैट तो क्या हुआ, डायमीटर के पैरेलल है तो डायमीटर प्लस एम आर स्क्वायर, तो प्लस एम आर स्क्वायर, तो हाफ प्लस एम आर स्क्वायर 3/2 एम आर स्क्वायर। बताओ समझ में आया क्या? तो क्या याद रखना पड़ा हमें, रिंग का कितना है हाफ, सॉरी रिंग का कितना है एम आर स्क्वायर, रिंग का कितना है एम आर स्क्वायर। दूसरा तरीका देता हूँ, रिंग को अगर फिल कर दो आप पूरे को तो क्या बन जाएगी, प्लेट, डिस्क बन जाएगी ना, डिस्क। अगर रिंग की बजाय डिस्क आ जाए पेपर में तो आंसर सीधा हाफ हो जाता है। आंसर कितना हो जाता है हाफ। होलो का जो आंसर होता है और सॉलिड का जो आंसर होता है ना उसमें हाफ का फर्क आ जाता है नॉर्मली, कोई रूल नहीं होते, ये बड़ी याद करने के तरीके होते हैं। तो मैंने रिंग की बात करी और कोई डिस्क की बात करे मेरे से तो हाफ करता जाऊंगा मैं सारी चीज़ों को, गेटिंग। ऐसे ही होलो सिलेंडर की बात करे कोई वो याद कर लूँगा मैं, पर सॉलिड सिलेंडर की बात कर दे तो हाफ कर दूंगा मैं, गेटिंग और नॉट। तो आईसी हाफ एम आर स्क्वायर, बताओ आईडी क्या आएगा उसका भी आधा, डायमीटर के लॉन्ग हमेशा हाफ होता है तो 1/4 एम आर स्क्वायर। आईसी प्लस एम आर स्क्वायर 3/2 एम आर स्क्वायर। टेंजेंट परपेंडिकुलर, टेंजेंट डायमीटर के लॉन्ग प्लस एम आर स्क्वायर, तो ये क्या था 1/3, 4 प्लस, बताओ क्या आएगा 5/4 आ जाएगा, 5/4, ठीक है। बट ये चीज़ें इतनी याद रहेगी नहीं और याद रखने का कोई फ़ायदा भी नहीं है, तो आप याद ना रखना, याद एक ही चीज़ रखना, क्या आईसी। आईसी कितना है रिंग का एम आर स्क्वायर, डायमीटर का हमेशा क्या हो जाता है हाफ। डायमीटर के तो पैरेलल है तो डायमीटर में एम आर स्क्वायर जोड़ दो, परपेंडिकुलर के पैरेलल है टेंजेंट में तो उसके एम आर स्क्वायर जोड़ दो, कोई दिक्कत ही नहीं है, इतनी सारी याद करने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। होलोस्फीयर 2/3, ये याद रख लो भाई, होलोस्फीयर 2/3। सेंटर का याद कर लो बस, सेंट्रली पूछेगा वो टेंजेंट तो डायमीटर का कैसे निकाला है, डायमीटर वाले में एम आर स्क्वायर जोड़ दिया। किसी के भी पैरेलल पूछे ना कोई, आर ई रेडियस होगा, टेंजेंट में पैरेलल पूछे तो उस पैरेलल पे एम आर स्क्वायर जोड़ दो। जैसे ये डायमीटर था प्लस एम एच स्क्वायर तो एम आर स्क्वायर, ओके भाई, कोई दिक्कत। ये याद रख लो आईसी किसका, होलोस्फीयर का 2/3 एम आर स्क्वायर। बट पेपर में कौन सा पूछेंगे आपसे, सॉलिड स्फीयर का, तो लो ज़्यादा दिक्कत करनी नहीं, याद ही रखो इसको। इनमें से सब में लगभग पैरेलल एक्सिस में लग रही है, परपेंडिकुलर लगी नहीं सब, वो पैरेलल है, यही पैरेलल है सारे। हाँ पैरेलल ही लगा रहे हम, परपेंडिकुलर स्टार्टिंग में लगा तो दी हमने आईडी निकालते हुए, हाँ बस एक वो इजी लग रही ना हमें तो वही निकाले। जब 2 दी होती ना तब एक निकाल सकते परपेंडिकुलर में, तो और इसमें एक से ही बात बन रही, डिस्टेंस में यार रेडियस बताइए, इसलिए इजी लग रहा है। वैसे पैरेलल थोड़ा हमको मुश्किल समझा जाता है, बट देखा जाए तो पैरेलल ज़्यादा काम आ रही है हमारे, और इजी भी है, मुश्किल कुछ नहीं है। उस तरीके से सोचा मत करो बस, मुश्किल वाले तरीके से। तो ये याद रखोगे सॉलिड स्फीयर वाला स्पेशल 2/5 एम आर स्क्वायर, ये पूछा भी गया है क्वेश्चन, दोबारा भी पूछ सकते हैं वो। बाकी इसका कोई टेंजेंट पूछना लग जाए तो निकाल दोगे, टेंजेंट में क्या करना होता है एम आर स्क्वायर जोड़ दोगे आप। बट इसमें परपेंडिकुलर उसका फर्क नहीं रह जाएगा क्योंकि स्फीयर हो गया ना। इस तरीके से आप 1-2 और याद कर लेना बेटा। जैसे रोड है जिसकी लेंथ है लो, तो वो हो जाएगी 1/12 ml स्क्वायर, 1/12 ml स्क्वायर। रोड है जिसकी लेंथ है सिर्फ, तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया सही होता है रोड का। बट आप कहोगे सर ऐसी है जिसका लेंथ भी और ब्रेथ भी हो, तो फिर क्या करोगे आप, L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, ये लो। समझ रहा कुछ याद रख सकते हो इसको। लेंथ है तो L स्क्वायर 1/12 और ब्रेथ भी है तो इसको ऐसे कर देना। वैसे तो बेटा बहुत सारी चीज़ें हैं
कितना भी वो कर लो। रेक्टेंगुलर है, ये रेक्टेंगुलर होगी अब। रेक्टेंगुलर तो ये हो गया। जब तक रेक्टेंगुलर नहीं थी, सिर्फ मान रहे थे सिर्फ लेंथ है, तो ये हो गया बी एट एन। बाकी आप जितना चाहो उतना याद कर लो भाई, इच्छा आपकी। चल रही है वैसे ज़्यादा वो कर रही तो ओके। उसके बाद आगे बढ़ते हम। काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए रोटेशनल बॉडी क्या होगी? हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। गुड। रोटेशनल बॉडी है, बट रोलिंग बॉडी हो तो रोलिंग बॉडी का मतलब होता है दोनों आ जाएगी इसमें, रोटेशनल भी और ट्रांसलेशनल भी। ट्रांसलेशनल भी और रोटेशनल भी। देखो ट्रांसलेशनल का फॉर्मूला तो पता ही आपको, और इसका फॉर्मूला हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, यही है। ओमेगा की जगह आप वी बाई आर कर सकते हो, ओमेगा की जगह वी बाई आर, तो हाफ एम बचेगा, यहाँ हाफ भी कॉमन आ गया, आई बचेगा, यहाँ क्या करा आपने वी स्क्वायर बाई वी स्क्वायर कॉमन आ गया, आर स्क्वायर आ गया और वी स्क्वायर कॉमन आ गया। और इसको इस फॉर्म में भी कई बार लिखा जाता है हाफ एम 1 प्लस आई बाई एम आर स्क्वायर। लो भाई काइनेटिक एनर्जी का ये फॉर्मूला अगर याद रह जाए तो करके चले जाना याद, ठीक है। वो कुछ चेंज वेंज ना करेगी, ये चेंज कर दूँ, ये मास टेबल कर दूँ, कुछ ऐसा कोई क्वेश्चन बनाता है तो फार्मूला याद रहे आपको कम से कम। फॉर्मूले बहुत जगह बताएंगे आपको, कई क्वेश्चन सोल्व करवा देंगे। ये रोलिंग के लिए स्पेशल, रोटेशनल के लिए तो खाली यही आएगा, तो रोलिंग के लिए है। एक आता है वेलोसिटी एट बॉटम। ये ड्राइव करने की जरूरत नहीं होती, ड्राइव तो वैसे बता रहा हूँ कि इमरजेंसी हो जाएगी, क्वेश्चन ये दिख जाए तो पता होगी आया कहाँ से है, तो स्पीड से कर दो आप, बट 20 सेकंड से ज़्यादा टाइम लगाना मत। क्या करें, एक बॉडी है ये, यहाँ पर देखो, यहाँ से बॉडी चली रोल करते हुए और यहाँ पर आ गई, जब ग्राउंड पर आई तब इसकी वेलोसिटी थी वी बी। आपको ये वी बी फाइंड आउट करना है कितना है। एक इंक्लाइंड प्लेन है जिसकी हाइट कितनी है, एच है, वहाँ से बॉडी रोल करते हुए आएगी, जब ग्राउंड पर टकराएगी तब उसकी वेलोसिटी क्या होगी, इसको कहते हैं वेलोसिटी एट बॉटम। तो वेलोसिटी एट बॉटम कितनी होगी बताओ। यहाँ देखा जाए तो काइनेटिक एनर्जी कितनी है, जीरो। पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, mgh। यहाँ काइनेटिक एनर्जी कितनी है, हाफ एम वी बी। काइनेटिक एनर्जी वैसे बताओ रोलिंग बॉडी की, ये होनी चाहिए ना, काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए रोलिंग बॉडी लो, प्लस पोटेंशियल एनर्जी कितनी है यहाँ पर, जीरो। ये बात समझ में आ रही सभी को। काइनेटिक एनर्जी ये है तो ये दोनों को बराबर रख दे, काइनेटिक एनर्जी की जगह ये रख दिया, mgh की जगह मैंने ये रख दिया। लो m से m कैंसिल आउट, बताना v कैसे आएगा, उस साइड ले जाए, यहाँ करता हूँ मैं v इज इक्वल टू ये, उस साइड क्या है gh, और ये 2 साइड चला गया तो 2gh डिवाइड बाई 1 प्लस आई अपॉन एम आर स्क्वेयर। ये लो रूट, ये होती है वेलोसिटी एट बॉटम, वेलोसिटी एट बॉटम। तो आपको यही याद रखना है। ये साथ साथ मैं तरीके इसलिए बता रहा हूँ सारे कि क्वेश्चन एग्जैक्टली ये ना जाए तो फिर एक नंबर नहीं, वो 1/4 जो गलत करोगे उसका कटेगा, वो भी 1.25 नंबर होता है ये। तो ये छोड़ना नहीं किसी तरीके से भी। डायरेक्ट याद रह जाए तो ठीक है, नहीं याद रह जाए तो तरीका है, बहुत स्पीड से सोल्व कर सकते हो आप इससे। सिस्टम ऑफ पार्टिकल में वैसे तो ख़त्म ही नहीं होती है, 4-5 दिन, 6-7 दिन भी लगे रहो चाहे, बट जहाँ तक मुझे लगता है बस यही चीज़ थी पूछने लायक जो ये पूछ सकता था हमसे या कभी पूछता है। ओके, बाकी वही टेस्ट है, टेस्ट में जो क्वेश्चन आ जाते हैं वो सॉल्व करो। किसका
रेडियस ऑफ गायरेशन का कर लो भाई। रेडियस ऑफ गायरेशन अगर करना है, फॉर्मूला तो है इसका भी, तो उसमें ये कर लेना आप, r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर rn स्क्वायर रूट डिवाइड बाई n। इसमें एक तरीका बता देता हूँ मैं, जो i होता है i वो होता है m1 स्क्वायर प्लस m2 स्क्वायर m1 r1 स्क्वायर प्लस m2 r2 स्क्वायर प्लस दिस। अगर m को कॉमन कर दिया जाए और इसका फार्मूला हम एम आर स्क्वायर रख दे तो ये क्या आएगा, m कॉमन आ जाएगा और यह क्या बच जाएगा, r1 स्क्वायर प्लस ये बच जाएगा। m को अगर मैं नीचे ले आऊँ तो टोटल मास क्या होता है, एक पार्टिकल का मास इंटू नंबर ऑफ पार्टिकल्स, तो m से m गया तो देखो ये बच गया क्या, यही आर आपका रेडियस ऑफ गायरेशन होता है। गेटिंग। अगली यूनिट कौन सी, ग्रेविटेशन। ग्रेविटेशन में बात करते हैं। हमारे चैनल द मेंटर को सब्सक्राइब करें और न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।